नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ और खबर खटीमा से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगला तराई में निर्माणाधीन मां पूर्णागिरि मंदिर का स्थलीय निरीक्षण किया है। यह निर्माण कार्य ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा 2.54 करोड़ की लागत से कराया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि मंदिर निर्माण कार्य को जल्द पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने मंदिर परिसर में पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और सभी कार्यों को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने साफ चेतावनी दी कि जो भी कार्यदायी संस्था या ठेकेदार कार्य में लापरवाही करेगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस संबंध में जिलाधिकारी को जरूरी निर्देश भी दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने लोहिया हेड कैंप कार्यालय में आम जनता से मुलाकात की और उनकी जन समस्याएं सुनी। भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। इसी कड़ी में गदरपुर क्षेत्र के विधायक और बीजेपी नेता अरविंद पांडे ने सेना की वीरता और केंद्र सरकार की निर्णायक नीति की सराहना की है। विधायक पांडे ने कहा कि आतंकवाद केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है और इसका जड़ से अंत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक जिम्मेदार पड़ोसी की भूमिका निभा रहा है और वे चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी देश भी आत्मनिर्भर और सशक्त बने, क्योंकि पड़ोसी के समृद्ध होने से क्षेत्रीय स्थिरता में वृद्धि होती है। अरविंद पांडे ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के दबाव में पाकिस्तान की सेना ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई और हालात इतने बिगड़े कि उन्हें अमेरिका की मदद की गुहार लगानी पड़ी। विधायक ने कहा कि फिलहाल की स्थिति में पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया है और यह भारत की कूटनीतिक और सैन्य रणनीति की बड़ी सफलता है। उन्होंने सेना के जवानों को सलाम करते हुए कहा कि ऐसे ऑपरेशनों से देशवासियों का मनोबल ऊंचा होता है और दुनिया को भारत की शक्ति का एहसास होता है। देश के प्रधानमंत्री हमेशा कहते आए हैं कि हम पड़ोसी मुल्क से कभी युद्ध नहीं चाहते, हम मित्रवत संबंध चाहते हैं और पड़ोसी मुल्क कभी विप्र नहीं होना चाहिए, गरीब नहीं होना चाहिए, भिखमंगा नहीं होना चाहिए। ये हमारा देश चाहता है, हमारी संस्कृति चाहती है। वसुधैव कुटुंबकम के भाव से रहने वाला हिंदुस्तान, इसने हमेशा चाहा है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये देश संपन्न होने चाहिए। पड़ोसी संपन्न होता है तो हमारे देश को भी उसका लाभ मिलता है। लेकिन पाकिस्तान ये बिल्कुल दिशाहीन इसने काम किया। मोदी जी के समझाने के बाद, हमारे भारतीय सेना के समझाने। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने देश में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले पाकिस्तान के मंसूबों को नेस्तनाबूद करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि जो लोग निहत्थे भारतीयों को धर्म पूछकर उनके साथ कायरतापूर्ण घटना को अंजाम दिया, उन अधर्मियों को भारतीय सेना ने सबक सिखा दिया है। भारतीय सेना ने उनको सबक सिखा दिया कि अगर तुम भारतीय सरजमीं पर नापाक हरकत करोगे तो हम तुम्हारे समूल को नष्ट कर देंगे। उन्होंने यहाँ जो आतंकवादी आए थे और बर्बरतापूर्ण शर्मनाक घिनौनी हरकत करते हुए निहत्थे लोगों के ऊपर, मासूम लोगों के ऊपर उनसे उनका मजहब पूछकर, उनका धर्म पूछकर उनको गोली मारी गई। वो धर्म के नाम पर जो धर्म पूछ रहे थे वो अधर्मी जो भारत आए थे, उन अधर्मियों को जो धर्म है वो सिखा दिया है मेरी भारत की सेना ने। और जिस तरह से दर्द क्या होता है जिनके अपने शहीद हुए, जो हमारे भाई बेटे इस दुनिया से चले गए उस कायरपूर्ण हमले में, उनको, उनके परिवारों को जो दर्द का एहसास था, ये उन आतंकवादियों के सरगनाओं को करा दिया है जो बिलखते हुए, रोते हुए, जिनको हमने चैनल्स पे देखा। वो बिलबिला रहे थे, रो रहे थे, मेरा पूरा का पूरा परिवार उजड़ गया है। तुम किसी का सुहाग उजाड़ोगे तो तुम्हारा परिवार उजाड़ दिया जाएगा। ये संदेश भारत की सेना ने दिया है। मैं बधाई देता हूँ भारत की सेना को, घुस के मारा है और ये संदेश दिया है अगर कभी भी ये नापाक सोच के साथ भारत की सरजमीन को करने की कोशिश की तो तुम्हें, तुम्हारी नस्लों को मिटा दिया जाएगा, किसी कीमत पर तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये अभी इब्तदा है, इब्तदाए जंग है। रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो शुरुआत हुई है।
अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। ये बड़ी बड़ी चोट, इतनी बड़ी चोट दी जाएगी पाकिस्तान को कि इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि कभी ये दौर आया था जहां पाकिस्तान को वो सबक सिखाया गया कि दुनिया उसे याद रखेगी। मदरसा बोर्ड का सिलेबस बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, आउट। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने एक और बड़ा झटका देते हुए ऐलान किया कि अब उनके मॉडर्न मदरसों में उत्तराखंड के बाहर के बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने दो टूक कहा कि हमारी एडमिशन सिर्फ उत्तराखंड के बच्चों के लिए है, बाहरी बच्चों के लिए फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने मदरसा बोर्ड के पारंपरिक सिस्टम को पूरी तरह से खारिज करते हुए मदरसों में दोहरी शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने के लिए कड़ा और दो टूक ऐलान किया है और साफ कर दिया कि अब मदरसों में न तैतानिया चलेगा और न फौकानिया, न पंजुम, न मुंशी और न मौलवी, न मौल्लिम। अध्यक्ष ने कहा, हमें ये सब डिग्रियां नहीं चाहिए भाई, हमें हमारे बच्चों को वही पढ़ाना है जो उत्तराखंड बोर्ड में है। हमें हमारे ज्ञान पर रहने दो सिलेबस एक साथ नहीं चल सकते। हमारा फोकस सिर्फ उत्तराखंड के बच्चों को सही और मजबूत शिक्षा देना है। उनका यह फैसला उत्तराखंड के मदरसों में एक नए दौर की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। अब धार्मिक आड़ में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा। वक्फ बोर्ड ने साफ कर दिया है कि वह मदरसों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़कर देश हित में काम करेगा। अब बिल्कुल सही है, दो सिलेबस एक मदरसे में नहीं चल सकते। अब अगर मदरसा बोर्ड पढ़ाएंगे तो उत्तराखंड बोर्ड नहीं पढ़ा पाएंगे, और इसलिए हमने बिल्कुल तय किया है कि हम उत्तराखंड का बोर्ड पढ़ाएंगे, उत्तराखंड का सिलेबस पढ़ाएंगे। उत्तराखंड का आम बच्चा, जो मेरे उत्तराखंड का बच्चा पढ़ रहा है, वही मदरसे का बच्चा भी वही एजुकेशन हासिल करेगा और उसी एजुकेशन में वो श्री राम को भी पढ़ेगा उस मॉडर्न मदरसे में, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उत्तराखंड का उसमें श्री राम भी हैं, श्री कृष्ण भी हैं, गुरु नानक देव भी हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी हैं। हम नहीं पढ़ाएंगे ना तैतानिया, फौकानिया, पंजुम, मुंशी, मौलवी, मुअल्लिम, ये नहीं चाहिए भाई। हमें हमारे ज्ञान पे रहने दो, नहीं चाहिए हमें ये ज्ञान। हम मदरसा बोर्ड से भी, उनकी लाइन अलग है, हम कंट्रोवर्सी ना हो जाए इसलिए मैं उनकी लाइन पे नहीं जाऊंगा। वो उनकी एजुकेशन है, वो दें अपने मदरसों में। लेकिन हमारा मानना है कि जो वक्फ बोर्ड के अंदर 117 मदरसे आते हैं, सबको प्योरली उत्तराखंड का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा और मैंडेटरी कोई बाहर का बच्चा हमारे मॉडर्न मदरसों में नहीं पढ़ेगा। उत्तराखंड के जो बच्चे होंगे केवल उन्हीं के लिए हमारे पास एडमिशन है। हम बाहरी बच्चों के लिए हमारे मॉडर्न मदरसों में कोई जगह नहीं है, अभी फिलहाल के लिए तो कम से कम नहीं है। आगे आने वाले वक्त में देखा जाएगा क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए हम बाहरी बच्चों को किसी कीमत पर भी अपने मदरसों में एडमिशन नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा नरसंहार की घटना को अंजाम देने के बाद भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में की गई सैन्य कार्रवाई की सफलता पर कांग्रेसियों ने जुलूस निकालकर भारतीय सेना को बधाई दी। भारतीय सेना ने जिस अदम्य साहस और वीरता से ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमलों से पाकिस्तानी आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। काशीपुर में कांग्रेस कमेटी द्वारा सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकालकर सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया। काशीपुर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर के मोहल्ला किला से महाराणा प्रताप चौक तक तिरंगा यात्रा निकालते हुए भारतीय सेना का जय घोष किया और जय जवान जय हिंदुस्तान के नारे लगाकर सेना का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इस दौरान कांग्रेस की तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों ने तिरंगे की शान में नारेबाजी करते हुए सफल सैन्य कार्रवाई पर भारतीय सेना को बधाई दी है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा कांग्रेस पार्टी सैनिकों का सम्मान बढ़ाने के लिए जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों को कुचलने के लिए हिंदुस्तान की कामयाबी हुई है और उसमें सेना का बहुत बड़ा योगदान रहकर हिंदुस्तान का हर एक नागरिक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब ने इस सेना के ऊपर गर्व महसूस किया है। और इस हिंदुस्तान में सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके मान के लिए इस तरह की कांग्रेस पार्टी यात्राओं का, तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही है ताकि हमारे देश की सेना का मनोबल बढ़ता रहे और आने वाले वक्त में पाकिस्तान के साथ साथ चाहे कोई सा भी तान हो, उस हिंदुस्तान हमारा सैनिकों के द्वारा, हमारी सेना के द्वारा उनकी आंखों को कुचलने का काम करेगा, आतंकवादियों को खत्म करने का काम करेगा। और आतंकवादी का जब तक नाबूद नहीं कर देंगे, जब तक हमारी सेना चैन से नहीं बैठेगी। इसीलिए उनके सम्मान के लिए ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है।
उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल परिषद के उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हेमराज बिष्ट ने प्रदेश में खेल के विकास को लेकर पूरे समर्पण भाव से काम करने की बात कही है। देहरादून के परेड ग्राउंड में खेल परिषद के कार्यालय में पदभार ग्रहण कर उन्होंने जल्द ही प्रदेश के कई क्षेत्रों का दौरा कर खेलों के विकास और खेल प्रतिभाओं को उचित प्लेटफॉर्म देने की बात कही। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले, इसके लिए काम किया जाएगा। आपको बता दें कि खेल विभाग ने मुख्यमंत्री उदयबान खिलाड़ी उन्नयन योजना और मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। आप दर्जा प्राप्त मंत्री हेमराज बिष्ट ने कार्यभार ग्रहण कर नए सिरे से इन योजनाओं को आगे बढ़ाने की बात कही है। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति को एक सामान्य साधारण से कार्यकर्ता को एक बड़ी जिम्मेदारी दी। और मैं आभार व्यक्त करूँगा अपने संगठन का, हाईकमान का, प्रदेश नेतृत्व का। उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मैं आज आभार व्यक्त करता हूँ सभी लोगों का जिन्होंने इस अवसर पर आज यहाँ पर अपनी उपस्थिति गरिमामयी उपस्थिति प्रदान की। खेल विभाग का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस आयोजन को इतना अच्छा बनाया। अभी मैं लगभग कुछ जिलों में दौरे पर गया था, तो जैसे पिथौरागढ़ है, टनकपुर है, उधम सिंह है, काशीपुर है, हल्द्वानी है। अपने प्रदेश में जो मैंने पाया कि खेल की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। जैसे जो मेरा अपना गृह जनपद है पिथौरागढ़, इधर फुटबॉल है, बॉक्सिंग है, विशेषकर बॉक्सिंग। धारचूला जैसे क्षेत्र में और काली नदी के किनारे जैसे क्षेत्र में इतने बच्चे बॉक्सिंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं और इतना अच्छा खेल रहे हैं। और हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, हम लोग इस पर कार्य योजना कर रहे हैं, बना रहे हैं उसके लिए। अभी मेरी विभागीय अधिकारियों से भी कल एक विभागीय मीटिंग है, उसको हम विस्तृत चर्चा करेंगे उसके। इसके अलावा एथलेटिक्स पिथौरागढ़ जैसे सीमांत जनपद में एथलेटिक्स की भी बहुत ज़्यादा संभावना है। फुटबॉल, क्रिकेट, हल्द्वानी जैसे शहर में भी फुटबॉल के प्रति बहुत ज़्यादा क्रेज बढ़ा हुआ है। और ताइक्वांडो जैसा खेल धारचूला जैसा सीमांत क्षेत्र में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और अपने वहाँ पर भी धर्म मिस्त्री जी हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। बहुत ज़्यादा एक जो उत्साह है हमारे बच्चों पर, खिलाड़ियों पर काफ़ी है। क्या हो सकता है इस पर हम बैठ के चर्चा करके विभागीय अधिकारियों के साथ। भारत पाकिस्तान के बीच चल रही लड़ाई के बीच मुख्यमंत्री के निर्देशों पर पुलिस ने हल्द्वानी के एक मॉल में मॉक ड्रिल की है, जहां मॉक ड्रिल में दिखाया गया कि आतंकवादी घटना के दौरान किस प्रकार रेस्क्यू अभियान चलाया जाता है। पुलिस ने मॉक ड्रिल के तहत मॉल के अंदर 4 आतंकवादियों को मार गिराया और 1 को गिरफ्तार किया है, जिसमें कई घायलों को रेस्क्यू किया और पुलिस के जवानों ने सभी को निकालकर प्राथमिक उपचार के लिए भेजा है। पुलिस ने आतंकवादी घटना के दौरान किस प्रकार से क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है और यातायात को किस प्रकार से डायवर्ट किया जाता है, उसको लेकर सभी चीज मॉक ड्रिल के माध्यम से किया गया। वहीं इस अभियान को लेकर एसपी सिटी हल्द्वानी का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद प्रत्येक शहर में मॉक ड्रिल की जा रही है, जिसमें हर चीजों को बारीकी से किया जा रहा है। देखिए, मॉक ड्रिल के कुछ मल्टी फैसेटेड एंगल्स होते हैं जिन पर काम करती है। एक तरफ वो जनता को जागरूक भी करती है और अपनी जो फोर्सेस हैं उनको बैटल प्रिपेयर्ड भी रखती है। तो क्योंकि अभी इस तरीके के थोड़े से हालात भी थे तो इसकी वजह से मॉक ड्रिल करी गई थी। इसमें एक टेस्टिंग कंडीशन दी गई थी, एक सिमुलेटेड कंडीशन दी गई थी, जिसमें एक टेररिस्ट ग्रुप बनाया गया था, इसमें कुछ हॉस्टेज बनाया गया था, एक हॉस्टेज सिचुएशन बनाई गई थी ओवरऑल। और जो मॉल था उसके 3rd फ्लोर पे इस चीज़ को किया गया था, कवायद की गई थी। इसमें हमारी एंटी टेरर स्क्वाड, हमारी सशस्त्र सीमा बल की लेफ्ट और राइट फ्लैंक रखे गए थे। इसके साथ साथ हमारी QRT थी, क्विक रिस्पॉन्स टीम थी। और बाहर का जो कॉर्डन था हमारा, यानी तीसरी रिंग जो थी वो हमारी लोकल पुलिस की थी। इसके साथ साथ SDRF, क्योंकि इसमें हमने कुछ डमी घायल बनाए थे जिनको लेके जाया गया था, उसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम भी थी, प्रशासन की टीम भी थी। इसके साथ साथ जो BDS टीम थी, तो एक मॉक ड्रिल जो होती है जिस तरह से कवायद होती है कि पहले ATS अपना काम करती है और फिर बाकी टीम्स अपना काम करती हैं, लास्ट में उस एरिया को सैनिटाइज किया जाता है, BDS के थ्रू चेक किया जाता है, तो वो सारी की सारी कवायद हुई थी। इस कवायद का पर्पस एक तो खुद हमारी फोर्सेस को रेडी पोजीशन में रखना है, हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को देखना है कि क्या हम प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, वो वार्तालाप ठीक से हो पा रहा नहीं हो पा रहा है, मैसेजिंग हो पा रही नहीं हो पा रही है। इसके साथ साथ पब्लिक को सेंसिटाइज करना भी है। एक कहावत है जो कहते हैं कि द मोर वी स्वेट इन पीस द लेस वी ब्लीड इन वॉर, तो उसी को चरितार्थ करते हुए मॉक ड्रिल कराई गई थी।
हरिद्वार में आज बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था की बाढ़ सी आ गई है। हर की पैड़ी सहित अन्य घाटों पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह 4 बजे से ही गंगा में आस्था की डुबकी लगाने का सिलसिला जारी है। वैशाख पूर्णिमा का दिन न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण भी हुआ था। इस कारण यह तिथि बौद्ध अनुयायियों के लिए विशेष है और गंगा स्नान का पुण्यफल कई गुना अधिक माना जाता है। उत्तराखंड समेत कई राज्यों से श्रद्धालु बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंचे हैं। हर की पैड़ी पर श्रद्धालु पंक्तिबद्ध होकर स्नान कर रही हैं और मां गंगा से आशीर्वाद की मांग कर रही है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सख्त सुरक्षा प्रबंध किए हैं। पूरा मेला क्षेत्र 8 जोन और 21 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। हर सेक्टर में सुरक्षा बल तैनात है ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। प्रमुख मार्गों पर डायवर्जन और वैकल्पिक रूट निर्धारित किए गए हैं, जिससे सुचारू आवागमन बना रहे। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम यात्रा पूरी श्रद्धा और व्यवस्था के बीच सकुशल जारी है। आज यात्रा का 10वां दिन है और बीते 9 दिनों में केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या 2 लाख के पार पहुंच गई है। यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या के बीच प्रशासन और स्थानीय लोग यात्रा को सुगम बनाने में जुटे हुए हैं। केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा में स्थानीय लोगों की आजीविका का बड़ा हिस्सा घोड़ा खच्चरों से जुड़ा होता है, लेकिन बीते दिनों जानवरों में इंक्वाइन इन्फ्लुएंजा नामक संक्रामक बीमारी फैलने के कारण प्रशासन ने एहतियातन इनके संचालन पर रोक लगा दी है। इसके तहत सोनप्रयाग और गौरीकुंड क्षेत्र में विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों की टीम तैनात की गई है, जो इन पशुओं की जांच और इलाज में लगी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब बीमारी पर कुछ हद तक नियंत्रण पाया गया है। इसके बाद प्रशासन ने आज से सीमित संख्या में स्वस्थ घोड़ा खच्चरों को श्रद्धालुओं और आवश्यक सामान के आवागमन में प्रयोग करने की अनुमति दे दी है। इस समय श्रद्धालु केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए पैदल यात्रा के साथ साथ पालकी, पिट्ठू, हेलीकॉप्टर और अब सीमित रूप से उपलब्ध घोड़ा खच्चरों का भी सहारा ले रही हैं। प्रशासन की निगरानी और सुविधा व्यवस्था के चलते अब तक यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से चल रही है। केदारनाथ धाम में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रही हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा एक नई पहल की गई है। जिलाधिकारी सौरभ गहरवार के निर्देशन में परिवहन विभाग ने महिला और बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए विशेष शटल सेवा शुरू की है, जिससे उन्हें दर्शन में किसी तरह की असुविधा न हो। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर तक पहुंचने का जो अंतिम लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता है, जो आमतौर पर घोड़ा पड़ाव से शुरू होता है, वहां से अब ट्रैक्टर के माध्यम से शटल सेवा उपलब्ध कराई गई है। इस सेवा से विशेष रूप से बुजुर्ग और असहाय श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा, जो पैदल चलने में असमर्थ हैं। इस पहल से न सिर्फ श्रद्धालुओं को सुविधा होगी, बल्कि तीर्थ यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा और आराम को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। प्रशासन का कहना है कि आने वाले दिनों में सेवा का दायरा और भी बढ़ाया जा सकता है, जिससे अधिक से अधिक श्रद्धालु लाभान्वित हों। देखिए, ट्रैकर तो जहाँ से मतलब हमारा घोड़ा पड़ाव है और वो ट्रैकर केदारनाथ में ही है, तो जहाँ से वो उतरेंगे, जितनी जगह वहाँ पैदल जाने के लिए मंदिर तक है, 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर वो पड़ता है, तो वहाँ से वो यात्री को मंदिर तक ले जाएंगे। और ये मैं माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने इस तरह की व्यवस्था वहाँ पे बनाई। जो लोग जो बहुत बुजुर्ग होते थे, उनको दिक्कत होती थी, अब उसके माध्यम से लोग बहुत शीघ्र वहां जा पाएंगे और मंदिर के भोलेनाथ के दर्शन कर पाएंगे। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब भारत किसी भी आतंकी घटना को युद्ध के रूप में देखेगा और उसका जवाब उसी स्तर पर देगा। उन्होंने साफ किया कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आतंकवादियों को खत्म करना ही भारत का लक्ष्य। महेंद्र भट्ट ने कहा कि हमारा उद्देश्य आतंकवादियों को पूरी तरह मिट्टी में मिलाना है और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत अब जवाबी कार्रवाई में कोई कोताही नहीं बरतेगा। भट्ट ने कहा है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की 6 एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है। पाकिस्तान की कोई भी मिसाइल या ड्रोन भारतीय सेना के अंदर प्रवेश नहीं कर रुक सका है। जवाबी हमले में आतंकियों के कई ठिकानों को नष्ट किया गया है और उनके टॉप कमांडर भी मारे गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जोर देते हुए कहा है कि देश अब किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधि को नजरअंदाज नहीं करेगा। भारत की सेना हर मोर्चे पर सक्षम है और अब आतंकी संगठनों और उनके सरपरस्तों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। देखो, हमारा उद्देश्य आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाना था
उस उद्देश्य की ओर हम आगे बढ़े। और जब उनके द्वारा कोई क्रिया हुई तो हमने उसमें अपनी प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक था। 6 रेलवेज हमने नष्ट किए, एयर डिफेंस के सिस्टम को हमने खत्म किया, पाकिस्तान के एक भी ड्रोन और मिसाइल को धरती पर नहीं उतरने दिया। आतंकवादियों को के जो टॉप कमांडर थे वो आज दुनिया छोड़कर चले गए हैं। आतंकवादी ठिकानों को हमने नष्ट किया है। और कल सीज फायर से पहले जब ये नीति बनी कि हम किस आधार पर कर रहे हैं, तो हमने कहा जब भी आतंकवादी घटना होगी उसको एक युद्ध के रूप में भारत देखेगा और किसी भी तरीके से आतंकवाद को कम से कम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पाकिस्तान प्रायोजित वो आतंकवादी कहलाएगा और उसका उत्तर हम जिस प्रकार से आज दिया है इसी प्रकार का उत्तर हम आगे भी देंगे। का मोदी सरकार का निर्णय साक्ष्य आधारित और पारदर्शी। जब भी देश पर संकट आता है भारतवासी एकजुट होकर देश की रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। इन दिनों पाकिस्तान के खिलाफ देश भर में जन आक्रोश देखने को मिल रहा है। हरिद्वार के सीएम जेएन पीजी कॉलेज की छात्राओं ने भी देश प्रेम का परिचय देते हुए कॉलेज प्रशासन से गुहार लगाई कि उन्हें भी पाकिस्तान के खिलाफ जंग में शामिल होने का अवसर दिया जाए। एसएमजेएन पीजी कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी से अनुरोध किया कि उन्हें भी भारत की रक्षा में योगदान देने का अवसर मिले। छात्राओं ने कहा कि वे देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। महंत रविंद्र पुरी ने छात्राओं को देशभक्ति की भावना का सम्मान करते हुए कहा कि आज समय की मांग है कि हर कॉलेज में एनसीसी की सुविधा हो ताकि सभी छात्रों को अनुशासन और देश सेवा की उचित ट्रेनिंग मिल सके। उन्होंने कहा कि एसएमजेएन कॉलेज में फिलहाल एनसीसी की सुविधा नहीं है, लेकिन वे इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे। महंत रविंद्र पुरी ने यह भी कहा कि आज का युग टेक्नोलॉजी का है, इसलिए युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाना जरूरी है। उन्होंने संत समाज की ओर से यह स्पष्ट किया है कि वे भी देश और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन युवाओं को टेक्नोलॉजी और सुरक्षा प्रशिक्षण देना समय की जरूरत है। बिल्कुल, आपने देखा होगा हमारे इस समय जो हरिद्वार में जो सबसे बड़ा कॉलेज है एसएमजेएन पीजी कॉलेज, जिसमें 2500 बच्चे हैं और 2500 बच्चों में से 1700 हमारे पास फीमेल स्टूडेंट्स हैं, छात्राएं हमारे पास है। तो कल छात्राएं हमारे पास ही आई, उन्होंने कहा गुरुजी हम भी जो है जंग में जाना चाहते हैं, हम भी जंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी हम भी सनातनी है, वही खून हमारे अंदर है, वही जज्बा हमारे अंदर है और हमारा कोई जोश होश, हमारा कोई वो मरा नहीं है, वो गया नहीं है, वो जीवित है। और हमारी भी इच्छा है कि हम जा कर के जो है बॉर्डर पे जाके कुछ करें। लेकिन देखिए कहने की बात तो ठीक है, फिर हमने यही कहा कि जब तक ना इनको कुछ सिखाया जाए। तो हमारे यहाँ पहले कॉलेज में एनसीसी होती थी और हमारा प्रयास रहता था जितने भी बच्चे सभी एनसीसी में एडमिशन ले। तो अभी कुछ समय से हमारे यहाँ एनसीसी नहीं है, तो हमने वही प्रयास किया। हमने फिर अपने प्रिंसिपल साहब हमारे सबको मैंने बुलाया, स्टाफ को मैंने बुलाया, तो हमने वही प्रयास किया कि अब खाली हमारा कॉलेज नहीं, पूरे भारत में जितने भी कॉलेज जितने विद्यालय है सभी छात्रों को जो है जो एनसीसी में जो है उनको फायरिंग कैसे होती है, मशीन क्या होती है, ये चीज़ें सिखाई जाएँ ताकि आने वाले समय में कोई ऐसी घटना घटती है तो सभी को जो है अपना जो उनके पास जोश है जो वो करना चाहते हैं भारत के काम आए, माँ भारती की सेवा करे, सबके मन में होता है, हमारे मन में है। आपने देखा होगा हम संत महात्मा है, हम कौन से संत हैं, हम कोई वो आम संत नहीं है, हम वो लड़ाकू संत है। जो हमारा समूह है वो सनातन की रक्षा के लिए है। हमारे मन में इसमें पूरा जोश आ रहा है कि हम भी जाएंगे, सियालकोट तक जाएंगे, हम सीधा पेशावर तक हम जाएंगे, सीधा ऐसा मन में भाव आता है। लेकिन अब वो समय नहीं है, अब टेक्नोलॉजी का समय है। अब वहाँ पे जो रॉकेट को वहाँ पे दबाया जाता है दिल्ली पहुँचता है, सियालकोट में दबाते हैं कहाँ दिल्ली पहुंच जाता है, जम्मू पहुंच जाता है, पंजाब पहुंच जाता है। तो अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसीलिए जो हमारे बच्चे हैं इसके लिए भी हमें तैयार करना है कि आगे भारत की रक्षा कैसे हो, उनकी सुरक्षा कैसे हो। और सीधा रुख करेंगे चमोल की ओर, जहां पर दर्शन और पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर कपाट उद्घाटन के अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर मौजूद हैं और दर्शन पूजन करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम जहां पर दर्शन और पूजन करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। चमोली से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं
जहां पर कई लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और सीधी तस्वीरें चमोली से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भगवान की पूजा अर्चना कर रही हैं। लाटू देवता की पूजा अर्चना करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें, यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का तिलक किया जा रहा है। आप तस्वीरें देखिए, जो मंदिर के पुजारी और मौजूद है वो सीएम का तिलक करते हुए नजर आ रही हैं। लाटू देवता के कपट उद्घाटन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कपट उद्घाटन के अवसर पर दर्शन और पूजन किया जा रहा है। दीवाल में श्री लाटू देवता के कपाट उद्घाटन की तस्वीर है, जहां पर कपाट उद्घाटन के अवसर पर दर्शन और पूजन।